गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे टॉपिक जो थ्योरी से है शक्ति, सत्ता और वैधता, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम शक्ति अर्थात पावर क्या है। देखिए, इनका व्यवहारिक तौर पर जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, किसी प्रकार की शासन व्यवस्था के विश्लेषण बिना शक्ति, सत्ता, विद्यता को अध्ययन किए हम किसी भी व्यवस्था को नहीं समझ सकते। इसलिए आप लोकतंत्र, अल्पतंत्र, वर्गतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र सब जगह पढ़ेंगे तो आपको उसको व्यवस्थित और बारीकी से समझने के लिए शक्ति, सत्ता, विद्यता के इस थ्योरी के टॉपिक को बेहद समझना जरूरी है। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले पावर की, शक्ति। देखिए, आज तक के इतिहास में जहाँ कुछ भी अध्ययन करते हैं हमेशा हर राज्य ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का दुनिया में प्रदर्शन करना चाहता है, शक्ति से खौफ पैदा करना चाहता है, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए संघर्ष। शक्ति आखिर शक्ति है क्या? क्यों हर राज्य शक्ति के पीछे पड़ा रहता है? ऐसे कई हमारे मन में, जहन में प्रश्न उठते हैं। इन सभी प्रश्नों का समाधान हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे और वास्तविक रूप से देखेंगे कि शक्ति का किस प्रकार से हर राज्य इसका प्रयोग करते हुए विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है और शक्ति के प्राप्त के लिए किस प्रकार से लालायित और अग्रसर बना रहता है। देखिए, तो सबसे पहले सैद्धांतिक प्रश्न को, इस टॉपिक को हम व्यवहारिक दोनों प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले सैद्धांतिक रूप से समझते हैं कि शक्ति हो राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। बिना शक्ति के तत्वों को शामिल किए हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन बिल्कुल नहीं कर सकते। शक्ति हमारा प्राथमिक तत्व है। हमारे जो राजनीति विज्ञान की जो मूल कंसेप्ट है, फाउंडेशन जो कंसेप्ट है, उसमें सबसे पहले हम शक्ति के रूप में देखते हैं, शक्ति का अध्ययन करते हैं। क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं। मतलब एक राजनीति यानी ये जो शब्द है ये किसी भी समाज के लिए शासन व्यवस्था का द्योतक है। यानी उस समाज में कैसे नियम बनाए जाते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं तथा सभी समाज में रहने वाले लोगों के लिए किस प्रकार से अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है, किस प्रकार से संसाधनों का वितरण किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, शक्ति नहीं होगी तो फिर हम राज्य को रख ही नहीं पाएंगे, राज्य की आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे, अराजकता फैल जाएगी, हाहाकार मच जाएगी और हम सब समाप्त हो जाएंगे। बिना शक्ति कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए शक्ति के बिना राजनीति केवल कपोल कल्पना है, इसका हम बिल्कुल अध्ययन कर ही नहीं सकते। इसलिए शक्ति एक हमारा प्राथमिक तत्व है कि राजनीति विज्ञान के जब कंसेप्ट को देखते हैं तो पहला फाउंडेशन में अपन किसको देखते हैं? पावर को, शक्ति को। क्योंकि समाज के लिए सब कुछ निर्णयकारी कि कौन निर्णय करेगा, कौन नियम बनाएगा, कौन अधिकारों कर्तव्यों का आवंटन करेगा, सब कुछ कौन करेगा, ये सब कार्यों को संपादित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ये सब शक्ति के बिना संभव ही नहीं होते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं ये सब होता है शक्ति के माध्यम से, लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या होगा, शक्ति का जो नेचर होगा वो किस प्रकार से होगा, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी और समाज में शक्ति का स्वरूप क्या है, ये अपने आप में बहुत कुछ महत्व निर्भर करता है। इन सभी तत्वों पर एक रूपता का बहुत बड़ा अभाव है। सब अलग अलग विचारक, अलग अलग थिंकर्स इसके संबंध में अलग अलग अपनी राय रखते हैं। अपन अगर जो प्राचीन समय में अपन बात करें कि प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्राचीन काल में जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण स्थान थी। क्योंकि उस समय एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, उसकी सैनिक शक्ति को कमजोर करना, अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना, हर समय एक प्रकार के डर के साए में रहते कि कोई राज्य कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने में ही तुले हुए थे। ठीक है, वही इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष और जोर दिया जाता था।
अब देखिए इसी समय सैनिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी उनके साथ जुड़ी हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अपना राज्य शक्ति का एक प्रकार से मजबूती के साथ उसको इस प्रकार से बढ़ाएं ताकि अपनी शक्ति अक्षुण्ण रहे। अगर हम भारतीय चिंतन में देखें, हमारी भारतीय चिंतन प्रणाली में देखें तो आप देखेंगे मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने भी शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। हमारे जो प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक है मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये जो लोग हैं इन्होंने भी शक्ति के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भी ये अपनी शासन व्यवस्था के अंदर शक्ति के तत्वों का उल्लेख किया है। वहीं अपन यूरोपीय चिंतन का देखें तो यूरोपीय चिंतन में शक्ति पर सबसे ज़्यादा कोई ध्यान केंद्रित किया है तो सबसे पहले अपन कहें तो मैकियावेली ने किया। मैकियावेली धर्म और राजनीति को अलग करने वाला विचारक था और यथार्थ रूप से, वास्तव रूप से देखकर, आंखें खोलकर निर्णय लेने वाली बात करते थे। ठीक है, इसलिए मैकियावेली को प्रथम यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक कहा जाता है कि उन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर खड़े होकर हर बात में निर्णय करने और शक्ति बढ़ाने और शक्ति के संबंध में बात कही हुई। उसी प्रकार से अपन मैकियावेली की बात में देखते हैं एक बहुत बड़े सामाजिक समझौतावादी विचारक इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी लेवियथन। और लेवियथन में उन्होंने राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। राज्य और राजनीति इन दोनों के संदर्भ में किसका महत्व स्पष्ट किया था? शक्ति। इसलिए समझ सकते हैं कि बिना शक्ति के तो राज्य का संचालन संभव ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जो जोर दिया गया वो आधुनिक राजनीति में दिया गया। पहले इतना हमारा जो राजनीति विज्ञान है वो नीति शास्त्र से इनसे जुड़ा हुआ था, तो इनको बिल्कुल अलग किया। अलग करते 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 वर्तमान जो हमारा आधुनिक पॉलिटिकल साइंस है उसका सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है और शक्ति को एक प्रमुख तत्व मानते हुए बिना शक्ति का अध्ययन किए राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव ही नहीं है। इसको प्राथमिकता से प्रतिपादित करने का जो काम किया वो आधुनिक राजनीतिक चिंतकों ने किया। इसलिए कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख प्रणेता है उसमें अपन सबसे पहले नाम अगर लें तो वो है चार्ल्स मेरियम। ठीक है, चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। उसके बाद में अपन शक्ति की अवधारणा की बात करें तो उन्हीं के शिष्य कैटलीन लॉसवेल, उसके बाद हमारे विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो जुड़े हुए हैं वो है मार्टिन कैप्लॉन और मॉर्गेनथॉर्प, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अध्ययन के उपागम है जिसमें उन्होंने यथार्थवादी जो उपागम है उसका प्रतिपादन मॉर्गेनथॉर्प ने किया था। तो ये सभी लोगों ने शक्ति के महत्व को जाना और राजनीति में इसको अच्छे ढंग से समावेश किया और सही ढंग से इसको प्रतिपादित करने का काम किया। कैटलीन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। सोचो, अब कैटलीन तो और भी एक कदम आगे बढ़ गए। क्या कहते हैं कि ये जो राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है, इसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ होता है। इसलिए शक्ति के विज्ञान में क्या किया जाता है कि ये ऐसा प्रतियोगिता का क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति कैसे प्राप्त करूं और शक्ति को कैसे अर्जित करूं, ये हमेशा उसमें होड़ मची रहती है। कैटलीन की बात ही लॉसवेल भी यही मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का दायरा शक्ति के साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है, इसको अलग नहीं कर सकते। शक्ति का उसके साथ बहुत ही अच्छा समायोजन है। समाज में एक प्रक्रिया और गतिविधि के रूप में शक्ति को कैसे क्रियाशील रहती है, ठीक है, इसके साथ उन्होंने बताया। लॉसवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। और लॉसवेल ने अपनी जो पुस्तक थी जिसको हिंदी में कहे कौन कब क्या कैसे प्राप्त करना है और इंग्लिश में कहे तो हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, उन्होंने इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया है। इसी प्रकार से मैकियावेली ने अपनी पुस्तक मैकियावेली ने द वेव ऑफ गवर्नमेंट में भी उन्होंने शक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरे से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। ये कथन किसका है? मैकियावेली का। और उन्होंने अपनी जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द वेव ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने शक्ति के संबंध में लिखा है, स्पष्ट करता हूँ पुनः कि ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, कैपेसिटी है जो दूसरों से कोई भी काम लिया जाता है या उससे आज्ञा पालन कराई जाती है। ये क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑर्गेन्स्की ने कहा है। ऑर्गेन्स्की कहते हैं कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। समझ गया? मतलब शक्ति है वो क्या है कि शक्ति
दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की, यानी दूसरे का मतलब राष्ट्र भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकते हैं कि उनके आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की एक प्रकार की क्षमता है, वो क्या कहलाती है? शक्ति। आई बात समझ में? दूसरों के आचरण को अपने अनुसार परिवर्तित करवाना, अपने अनुसार उसको प्रभावित करना या प्रभावित करने की जो एक क्षमता होती है वो शक्ति कहलाती है। ये ऑर्गेन्स की कहते हैं, इसलिए ये बहुत ही याद रखना और कई बार आपके एग्जाम में पूछने लायक ये प्रश्न है, ऑर्गेन्स की परिभाषा। दूसरी इसी के सामान में है रॉबर्ट बायस्टेड की। रॉबर्ट बायस्टेड क्या कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति में एक बल प्रयोग की योग्यता है, उसका वास्तविक बल का प्रयोग हर समय नहीं किया जा सकता, एक खौफ पैदा वाली स्थिति होती है। इसलिए समझना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है कि हर समय बल का प्रयोग किया जाए। ये रॉबर्ट बायस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो ये दो परिभाषा आपको हमेशा याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछी जा सकती है, आपको ये दोनों याद रखनी है। ठीक है, आपको स्पष्ट कौन कौन से इसमें कि प्रथम शक्तिवादी विचारक मैकियावेली, आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रेरणा है शक्ति के रूप में वो चार्ल्स मेरियम है, कैटलिन है, लॉसवेल है, मार्टिन कैप्लोन है, मॉर्गेन्थो है, इनका आप नाम बता सकते हैं। दूसरा हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, आपको नाम याद रखना है। फिर लॉसवेल की पुस्तक कौन कब क्या कैसे अर्थात हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, और मैकियावेली की पुस्तक द वेव ऑफ गवर्नमेंट, आपको ऑर्गेन्स की, रॉबर्ट बायस्टेड की शक्ति की परिभाषा, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित हमेशा कभी न कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप जब भी इसका टॉपिक का अध्ययन करें आप अपने सामने पुस्तक रखिए, आपको नजर में रहेगी, और जो भी मैं आपको इंपोर्टेंट कहता हूँ उसको आप अंडरलाइन भी करते रहें ताकि आपको जब भी रिवीजन करें तब आपको आसानी से समझ में आ सके कि हम किसके बारे में किसके अध्ययन करें और किसका ये हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनकी परिभाषा से संबंधित बातें। अब देखिए शक्ति की परिभाषा ये संकेत देती है कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्य, व्यवहार और विचारों में अपने अनुकूल बना सकता है। ये भी कहती है, मतलब इनका जो भाव क्या है, इनका जो मूल तत्व क्या है स्पष्ट करता है कि जिनके पास शक्ति है, जिस संस्था, समूह, व्यक्ति के पास जो शक्ति है वह दूसरों के कार्य, व्यवहारों, विचारों को अपने अनुकूल बनाकर उसको परिवर्तित कर सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है। वहीं दूसरी ओर समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का जो अभिप्राय माना जाता है वो ये है कि कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तब इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग माना जाता है, ये किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके संबंध में होगी परिभाषा, उसका सामान्य अर्थ के रूप में हमने स्पष्ट किया। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप अभी देखिए, आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है मेरा कि हमारा थ्योरी पक्ष जो हमारा सेक्शन है थ्योरी का वो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें उससे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में से उस टॉपिक को पहले से पढ़ लें। आप रोजाना देख रहे हैं, आपको भी पता चलेगा कि हमारी ये टॉपिक चल रहे हैं और मैं कंटिन्यू में बीच में से कोई टॉपिक नहीं उठाता, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उसका फ्लो बना रहे हैं। एक टॉपिक समझ में आया तो दूसरा टॉपिक अगला आसानी से समझ में आ सकता है, इसलिए मैं कंटिन्यू हर टॉपिक को लेता जा रहा हूँ। आप उस जिस टॉपिक को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो उसको एडवांस में पढ़ें पहले, ठीक है, पहले पढ़ लें, फिर जब के पास जो है आपके पास वीडियो पहुंचता है उस समय फिर उस वीडियो को सुनें, फिर पुस्तक को देखें, तो मैं समझता हूँ आपको बेहद ही अच्छे ढंग से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आपको स्पष्ट और भी कह रहा हूँ कि ये थ्योरी के टॉपिक है, बिना देखे बिना जाने बिल्कुल अपन समझें कि आसानी से समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको है बहुत ईजी, पढ़ने वाले के लिए बहुत ईजी है, सभी प्रकार के सेक्शनों से बहुत आसान है हमारा थ्योरी का सेक्शन। आपको याद ये रखना है कि जब भी पढ़ें वीडियो को देखें और साथ साथ उसको पहले से एडवांस में पढ़ें। अगर पहले से आपका पूर्व ज्ञान होगा उस टॉपिक के संबंधित तो आपको वो टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है और अभी ये मुझे वीडियो में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, और फिर वापस उस टॉपिक को देखें तो मैं समझता हूँ आपको वो टॉपिक परमानेंट आपके लिए दिमाग में स्थायी हो जाएगा, आप उसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप जो भी अपने टॉपिक है उससे संबंधित एक बार पुस्तक से पढ़ें, फिर ये वीडियो देखें, उसके बाद में फिर पढ़ें, तो मैं समझता हूँ आपको किसी प्रकार की इस टॉपिक में समस्या नहीं आएगी। अब देखते हैं शक्ति का बल और प्रभाव से किस प्रकार से भेद है, अर्थात डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स।
यानी शक्ति है उसको बल और प्रभाव से किस प्रकार से अलग किया जा सकता है उसको समझना है। देखिए, सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है। आमतौर पे क्या कहते हैं कि शक्ति और बल तो एक समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। शक्ति प्रच्छन्न बल है, प्रच्छन्न मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, और बल है वो प्रकट रूप से, डायरेक्ट रूप से। शक्ति वो छुपा हुआ बल है, और जो बल है वो एक प्रकार सा खुला अर्थात प्रत्यक्ष या प्रकट रूप से वो एक प्रकार की शक्ति कहलाता है। आई बात समझ में? शक्ति वो छुपा हुआ है, बल है वो एकदम सामने है। ठीक है, तो शक्ति अप्रकट तत्व है, लेकिन जो बल है वो प्रकट तत्व। जैसे आप एग्जाम्पल के समझिए कि पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड कुछ भी हो, तब वह बल का प्रयोग करती है। अथवा जैसे यूँ कहें कि शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित रहती है, और जब वह वास्तव में ऐसा करता है तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। मतलब उसके पास वो शक्ति निहित है, लेकिन जब वो प्रयुक्त करता है तो फिर वो किस में बदल जाती है? शक्ति में बदल जाती है। मतलब वो एक बल में बदल जाती है। आपको दो उदाहरण दिए, एक पुलिस का है और दूसरा एक शिक्षक का। मैं एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ। जैसे कि पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, उसके पास है कि वो अपराधी को दंडित करेगा, कौन? पुलिस। लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है, चाहे वो आर्थिक दंड हो या शारीरिक दंड, तो कुछ भी हो, तो वो फिर किसका प्रयोग किया जाता है? बल का प्रयोग जाता है। अगर उस पर आर्थिक दंड दिया जाएगा या उसको शारीरिक दंड दिया जाता है, उसको किसी लठ से मारा गया है, तो फिर वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन अगर जब तक नहीं किया है तब तक वो क्या है? उसके अंदर निहित रहती है। उसी पर जैसे शिक्षक है, कोई विद्यार्थी अगर अनुशासन भंग कर रहा है तो शिक्षक उस विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति रखता है कि मैं उसको कक्षा से आउट कर सकता हूँ। लेकिन जब वह वास्तव में ऐसा करता है तो फिर वो शक्ति किस में बदल जाती है? बल में बदल जाती है। आई समझ में? उसको कक्षा से बाहर करना एक बल का प्रयोग के रूप में उसको देखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि शक्ति वो छुपी हुई थी, उसमें निहित रहती है, और बल है जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वास्तव में वो शक्ति बाहर आ जाती है। इसी प्रकार शक्ति और प्रभाव की अगर बात करें तो शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानता के साथ साथ कुछ असमानताएं भी उसके साथ निहित हैं। जैसे दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति और प्रभाव उनको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समानता के साथ साथ असमानता भी विद्यमान है, ये हमें ध्यान भी रखना जरूरी है। दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद ही ये प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को। एक दूसरे के साथ अगर इनको अलग कर दिया जाए तो कोई अपने आप में वास्तविक रूप से जो उनका जो तरीका होता है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। जब दोनों एक साथ होंगे तभी वो अपना औचित्य प्रकट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को। लेकिन अंतर भी है, एक होते हुए भी कुछ अंतर भी है कि शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति दमन करती है, और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है इसमें शक्ति में। जबकि जो प्रभाव होता है ना वो मनोवैज्ञानिक होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। नाम लेते डर जाते, खौफ जाते, दूर है फिर भी डर होना शुरू हो जाता है, ये चीज़ होता है। तो डर जो प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है वो संबंधात्मक होता है, इसका कभी भी विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक भी तत्व भी है कि जरूरी है कि शक्ति का हमेशा सकारात्मक प्रयोग किया जाए, नकारात्मक प्रयोग भी हमें कई बार देखने को मिलता है। जबकि जो प्रभाव होता है वो पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, बिना प्रभाव के वो कभी स्थिर नहीं रह सकती। लेकिन जो प्रभाव है, प्रभाव को अपना अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करवाते थे, जबकि जो महात्मा गांधी थे वो प्रभाव का प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी कभी शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। अंग्रेज अगर कोई भारतीय इन सरकारी मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून का या किसी आज्ञा का पालन नहीं होता था तो उसकी वजह शक्ति के रूप में मतलब इसका प्रयोग करके जेल में डाल दिया जाता था, दमन किया जाता था या उसको सजा दी जाती थी।
तो उसके लोगों को डर था कि ये इस प्रकार से कर सकता है शक्ति का प्रयोग, लेकिन महात्मा गांधी के एक आह्वान पर संपूर्ण जनता एक स्वर में एक साथ खड़ी हो जाती थी, उनके साथ हो जाती थी। चाहे आंदोलन हो या कोई और भी किसी प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम हो, तो हमेशा गांधी जी के साथ थे। तो ये गांधी जी का क्या था, ये गांधी जी का प्रभाव था। ठीक है, इसलिए हम शक्ति को सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव है वो प्राय सकारात्मक तरीके से ही स्पष्ट होता है। तो ये हमने देखा शक्ति का बल और प्रभाव से किस प्रकार से साम्यता होती हुई भी भिन्नता पाई जाती है, उसके संबंध में स्पष्ट किया।